जैसे हम लोग बार बार ये कहते हैं, ये कभी कभी तो पीता हूँ, साल में एक दो बार तो सब आउट हो जाते हैं, मैं हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दी तो क्या हो गया। तो ये जीवन भर चलने वाली बीमारी धीमे धीमे बढ़ेगी, बार बार अटैक करेगी और आपकी डेथ का कारण बन। Majority of us can use substance in a right way, but minority को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है कि उनको नशा करके पूरे बिहेवियर में बदलाव आता है। Their whole life cycle, their whole behavior, the way of action completely changes. उनको बार बार समझाते हैं कि यार मत कर, प्लीज मत कर, वो शायद याद ही नहीं रहता, उन्हें भूल जाते हैं। उन्हें लगता है यार हम तो एंजॉय कर रहे थे, ये तो साले हमारा मेरा एंजॉयमेंट इनसे देखा नहीं जाता। क्या लगता है हम लोगों को, मेरा एंजॉयमेंट मेरे घर वालों से देखा नहीं जाता। लॉट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि हम गलत कर रहे हैं, मगर बार बार ये कहते हैं कि अब की बार मैं अच्छे से करता हूँ, गिव मी ए चांस। क्या कहते हैं, गिव मी ए चांस। और वो जब भी चांस मिलता है, कुछ बार हम सही करते हैं, कुछ बार गलत करते हैं। ऐसा नहीं है 100% गलत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर रोज पी के गिर रहे होते हैं, बट भाई पता ही नहीं होता किस दिन क्या होने वाला। तो हमारा क्या सिचुएशन होती है, एक जो आम पीने वाला है उसे क्लियरली डिफाइंड है, बहुत मैंने इतना पीना है, इतना कंट्रोल करना है, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। मगर हम लोगों का मामला कुछ बिगड़ जाता है और हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, और वो कब हो जाएगा ये भी नहीं पता। एंड वो जिन बार हम ढंग से करते हैं, उस बार की कॉपी करने के लिए बार बार हम उस चीज को रिपीट करते रहते हैं। हमें लगता है कि अगली बार हम अच्छे से कर पाएंगे, इस बार अच्छे से कर पाएंगे, एंड ये एक रिपीटेटिव साइकिल बन जाता है, एंड अल्टीमेटली इट इज ट्रीटेड लाइक ए डिजीज। तो WHO ने क्लियरली डिफाइन किया कि 1 to 3% of the population has these kind of issues. सबको नहीं है, ऐसा नहीं है हर जना इस तरह से बिहेव करता है, ऐसा नहीं है हर जने का मामला गड़बड़ा जाता है, बट 1 से 3% भी काफी बड़ा नंबर है। तो क्लियरली ये माना गया कि ये बीमारी है। साथ में ये माना गया कि भाई करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, करेक्टरिस्टिक कोर्स है, हमें पता है कि इसका क्या आउटकम होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल इस बीमारी का करेक्टर ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव रिलैक्सिंग पेटर्न, एंड WHO ने क्लियरली 7 क्राइटेरिया बनाए, और उसने कहा अगर 7 में से आपके 3 पॉजिटिव है एनी टाइम ऑफ द ईयर, क्या कहा,
एनी टाइम ऑफ द ईयर। ये बहुत ही क्रूशियल है, इसको प्लीज अभी मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझना। तो अगर ये 3 आपके कभी भी पॉजिटिव है तो आपको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, डिपेंडेंस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। देखो जैसे हम लोग बार बार ये कहते हैं, ये कभी कभी तो पीता हूं, साल में 1-2 बार तो सब आउट हो जाते हैं, मैं हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दी तो क्या हो गया। बहुत अलाउड नहीं है। यहाँ पे ट्रिकी बात ये है कि बार बार हम ये अपना आप को रीइंफोर्स करते हैं कि मैंने 15 दिन के लिए छोड़ दी, 1 महीने के लिए छोड़ दी तो मैं ठीक हो गया। बहुत अगर प्रॉब्लम है तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है एंड यू हैव टू लिव विद इट। खत्म नहीं होने वाली है, देयर इज नो वे यू कैन फिनिश। आपको अपने से एक्सपेरिमेंट करना है तो करते रहो। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि इसको फॉर एवर फॉर गुड, कोई जीवन भर चलने वाली बीमारी धीमे धीमे बढ़ेगी, बार बार अटैक करेगी और आपकी डेथ का कारण बन सकती है। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। WHO ने 7 सिम्टम्स दिए हैं। अगर उनमें 3 या उससे ज्यादा आप लोगों के पॉजिटिव हैं तो आपको बीमारी है। आइडियली यू शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद दिस डिजीज। आप बार बार कोशिश करोगे तो आउटकम गड़बड़ होगा और आप उसमें फंस सकते हो। Now any of this trap will be cause of your downfall, your problem, and ultimately you will keep repeating this cycle. बॉस एक मौका मिले, this is like an opportunity. Nothing is more significant than your own brain, and अगर ब्रेन ढंग से काम करना चालू नहीं किया तो बहुत मामला गड़बड़ है। यहाँ तुम आसपास देख लो, तुम्हें मिल जाएंगे लोग बहुत लाइटली ले रहे हो अभी। समझ में आ रही है आप लोगों को? कब हो जाए गड़बड़ कोई नहीं पता है। ये मत सोचना मैं ठीक कर सकता हूँ बॉस, पता नहीं कुछ लोग ठीक हो जाते हैं बट तो कुछ तो जाते हैं ठीक ही नहीं हो पाता। यंग यंग लोग। सो इट्स ए क्लियर डिजीज। आप लोगों का कोई मॉरल करेक्टर डिफेक्ट नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है? अगर ये बीमारी है तो इसका मतलब क्या है? लिखो, खोलो कॉपी। इफ आई हैव ए डिजीज, व्हाट डज इट मीन? जैसे कैंसर की बीमारी है, आपकी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की एक प्रॉपर बीमारी है, और जैसे कैंसर का एक कायदे से इलाज करने की जरूरत है, हमारी भी वैसे ही करने की जरूरत है। इट्स ए स्लो ट्रीटमेंट एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सीनियर डॉक्टर या एक्सपर्ट के पास लेके जाएंगे, एक उसको डिटेल में सारे टेस्ट करा के एक प्रॉपर प्लान बनवाएंगे, फिर उसका एक ट्रीटमेंट प्लान होगा कि ये भाई तुम्हें ऑपरेशन करना है, ये कीमोथेरेपी लगेगी, ये तुम्हारी को रेडियोथेरेपी लगेगी, क्या क्या करना है, कितना वो होएगा, कितना खर्चा होएगा। फिर हम उसको एनकरेज करेंगे कि भाई तुम अपनी लाइफ में बदलाव लाओ, इन दवाइयों के साथ में तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। जैसे कोई स्मोकर है तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, दारू पीता है दारू छोड़नी पड़ेगी। अलग से बहुत सारी दवाइयों के साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एंड अगर वो ढंग से कोऑपरेट करेगा तो बेटर हो जाएगा और उसे एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ना। कुछ ऐसे ही एडिक्शन का ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वी गो टू ए डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, पूरा डिटेल हमारा प्लान होना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमें क्या क्या करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट का प्लान क्या क्या हो सकता है, अगर ये रिलैक्स हो रहा है तो क्या करना है,
अगर ये दिक्कत है, साइकोसिस है तो क्या करना है, लीवर की प्रॉब्लम है तो क्या करना है, उसको रेगुलरली एनकरेज करते रहना है और फिर उसको बेटर होने पे और गाइडेंस देनी है जिससे दोबारा से वो कॉम्प्लिकेशन में ना हो। नाउ सी, हम लोग ये एडिक्शन में नहीं कर रहे हैं, हम तो लेक्चर दे रहे हैं, हम तो we are not accepting, we are not taking medicine, we are repeatedly not asking डॉक्टर कि भाई ये तुम्हारा सारा ट्रीटमेंट हो गया नहीं हो गया। हम तो बीच में ही तय कर रहे हैं कि हमें तो घर जाना है, हम बीच में ही कह रहे हैं कि ये तो सब नाटक है, पैसा बनाने का धंधा है। ऑन एन एवरेज एक कैंसर के ट्रीटमेंट में 10-20 लाख रुपए तो एक बार की दवाइयों के ले लेते हैं डॉक्टर, बट हम उन्हें ये तो नहीं कहते कि ड्रामेबाजी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट सालों सालों चलता रहता है, इतने महंगे महंगे टेस्ट, मतलब यहीं तक 10-20 लाख का खर्चा हो चुका होता है। अब वो देखो नहीं है, पता है कितने पैसे खर्च हो चुके हैं अभी तक? हाँ हाँ, 8-10 लाख तो और भी ज्यादा हो चुके हैं। और क्या ठीक हो जाएंगी? अभी तो शुरुआत हुई है। अब देखो उन्हें डॉक्टर ने कहा स्पाइसी खाना नहीं खाना, भाई हंगामा मचा रखा है, मुझे तो स्पाइसी खाना है, जाके यहाँ पे आ जाती है, एक दिन चने चावल खा रही है, किसी दिन कुछ खा रही है। हम सब लोगों का भी ऐसी हाल है। आप लोग समझ रहे हो? नाउ सी, इफ यू से इट्स अ डिजीज, then saying is not actually understanding. अंडरस्टैंडिंग तो तभी है जब आप अपना पूरा थॉटफुली कंप्लीटली बिहेवियर में चेंज लाते हो। कहते रहो, कहते रहने की क्या वैल्यू है? डज इट मीन एनीथिंग? हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे बीमार है, अच्छा जी हमने नशा कर लिया तो क्या हो गया, हम तो बीमार थे, और बाकी टाइम में हमसे गलती हो गई थी, अब हमें चांस दो, अब हम नहीं करेंगे। चित भी अपनी, पट भी अपनी। आप लोग समझ रहे हो डिफरेंस? क्या कर रहे हैं हम? गलती हो गई थी अब नहीं करेंगे, समझ में आ गया है? गलती क्या हो गई थी? बीमार हो, साला दिमाग खराब हो गया, लग के इलाज नहीं कराओगे तो कैसे ठीक होगा? एक तरफ कह रहे हैं हम बीमार हैं, भाई बीमार हो तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है ना। आप लोग बात समझ पा रहे हैं? तो हम उस टाइम में मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। भैया जब पी रहे थे तो क्या हो रहा था, या जब नशे में थे तो क्या लाइट चल रही थी, तो कितना काम कर पा रहे थे, क्या आउटकम आ रहा था? यहाँ बैठ के सबको काम नजर आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कौन सा काम हम ढंग से कर रहे थे और काम का बिगाड़ा कर रहे थे, और घर वाले भी परेशान थे। आप यहाँ पे बैठे हो, घर वाले तो शांति से जी रहे होंगे ना, उनका तो खाना मुंह से जा रहा होगा, वरना तो उनका भी खाना छूट गया। आप लोग बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप ये मानते हो कि बीमारी है तो कहने से फायदा नहीं है जब तक आप लग के प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं? We are not accepting our disease, or we are accepting but not accepting, or we are accepting and not accepting. भाई जब तक तुम एक ड्रास्टिक चेंज नहीं लाओगे तब तक एक्सेप्टिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है। The life can only change once you make this drastic improvement, जो कि हम लाने को तैयार नहीं है, जो कि पेनफुल है। हर चीज में हमें अड़ंगे लगाने हैं। व्हाट वुड बी द आउटकम? तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, अनफॉर्चुनेटली
रिकवरी रेट इज पुअर। क्यों रिकवरी रेट कम है या रिलैक्स रेट हाई है? बस घूमते रहोगे। मेरे को तो बड़ा अच्छा है ना, समझा के भेजते हैं, जाते हो फिर गड़बड़ करते हो फिर आते हो, आते रहो। या फिर अच्छे से इलाज कराओ, ठीक हो जाओ, शायद ओवरकम कर लो प्रॉब्लम को। रोज इस साइकिल में उलझे हुए होकर, तो बहुत क्या चांसेस हैं कि ठीक हो गए? 10 से 30%। अब अगर 100 में से तुम 10 लोगों में आना चाहते हो, पहले पहले 10 में, तो कैसे आ सकते हो? कैंसर अगर ठीक होएगा तो किसका होएगा? जो इस पूरे प्रोसेस को सिंसियरली कर रहा होगा। अगर नहीं करेगा तो ठीक होएगा क्या? अगर उसने एक भी कीमो छोड़ दी, डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानी, ब्लड टेस्ट नहीं कराए, तो क्या होगा? गड़बड़ आ जाएगा, डाउन द ड्रेन। फिर डॉक्टर कहेगा यार अब तो शुरू से ही इलाज करना पड़ेगा, अब मैं तेरी दूसरी सर्जरी करूंगा, दोबारा से कीमो करूंगा, दोबारा से रेडियो करूंगा, और पता नहीं अब तू बचेगा नहीं बचेगा। अगर मर गया तो मर गया भाई, ये तो सब खर्चा तू बर्दाश्त करना चाहे तो कर, वरना तो अब तूने कर दिया काम तो हो गया काम। ना सिमिलरली हमारे यहाँ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ करते ही पूरा इलाज डाउन द ड्रेन, फिर शुरू से चालू हो जाओ। क्या होता है? This whole cycle becomes repetitive. Relapse rate, तो इसका मतलब कौन ठीक होएगा? जो अपने इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस होगा। और अगर आप सीरियस नहीं है, यू आर डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, डॉक्टर को बेवकूफ बना रहे हो, तो डॉक्टर को बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। मेरे को क्या फर्क पड़ता है? बियॉन्ड ए टाइम में यही कहूंगा भैया जाओ, और क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ है। भाई कोई जबरदस्ती हाथ पैर बांध के एक लिमिट से ज्यादा तो रखा नहीं जा सकता किसी को। तो अगर आप सिंसियर नहीं हो, तो व्हाट वुड बी द आउटकम? दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम IAS का एग्जाम, उसके बाद में दिल्ली का IIT का एग्जाम। 3 लाख में से 3 लाख लोग अपियर होते हैं, 300 केवल सक्सेसफुल होते हैं। भाई यहाँ तो चांसेस अच्छे हैं, 100 में से 10 हो जाते हैं। प्लीज मेहनत कर लो। और बहुत खुशी में कोई नहीं आता है मेरे पास, nobody comes out of happiness. You all are here because things have gone beyond your control. तो तुम्हारी तो बीमारी ना एकदम सर पे चढ़ी हुई है। अगर देखो थोड़ी बहुत बीमारी होती है तो घर में इलाज हो जाता है। जैसे अगर किसी का कैंसर फैला हुआ है, तो डॉक्टर कहता है ना बहुत, ये तो स्टेज 4 हो गई, अब तो भैया तेरा मामला गड़बड़ है। तो तुम लोगों का सबका स्टेज 4 है, बिकॉज अगर स्टेज 1 होता तो घर में समझ जाते। यहाँ तक आने की नौबत किसकी आई? क्योंकि अब हम पहुंच गए, सब कुछ हो चुका है, मेटास्टेसिस हो चुकी है, हमने अपनी नौकरी वोकरी खराब कर ली, हमने अपना माहौल खराब कर दिया, घर वालों को दुखी कर दिया, घर वालों ने हिम्मत छोड़ दी, होपलेस हो गए। उन्होंने कहा बहुत एक ही तरीका है, किसी तरह इसको पकड़ के बंद करा दो, शायद समझ जाए। स्टेज 4। अब बोलो कैसे करोगे अपना? और अगर लाइटली लोगे तो हो जाएगा क्या? हल्के में लोगे तो इलाज हो जाएगा क्या? अब
अब मुझे रोज आके छोटे छोटे बहाने मिलाते हो, उससे क्या होगा? विल इट हेल्प यू? और अगर आप सिंसियरली एफर्ट करोगे दैट विल हेल्प यू। भाई फिर आ जाओगे। अब घर वालों ने रास्ता देख लिया है ना, कंफर्टेबल है, खाने पीने को मिल रहा है, सुंदर जगह बनी हुई है, खुली हुई है, कोई ऐसी हाथ पैर बांध नहीं रहे, देख लिया है ना घर वालों ने रास्ता, फिर ले आएंगे। चले जाओ फिर आ जाना, फिर चले जाओ फिर आ जाना, और या इससे गंदी जगह चले जाना। क्योंकि अब उन्हें ये तो समझ में आ गया भाई कि तुम लोग अपने आप को कंट्रोल करने के लायक नहीं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो, अगर आप ये मानते हो कि ये बीमारी है तो यू हैव टू वर्क विद द अटरमोस्ट सिंसियर नोरा वेलकॉम। और उसको बहुत बड़ा झटका लगा, पूरी लाइफ उसकी हिल गई कि आज मेरा भाई मेरे सामने मर गया दारू पी के, मैं इससे बचा नहीं पाया। तो उसने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी टुवर्ड्स द एडिक्शन। और उसने एक इंस्टीट्यूट में काम करती है जिसका नाम है नीडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल एंड उसने ना एडिक्शन वालों के ब्रेन के फंक्शनल एमआरआई और पैट स्कैन करने चालू कर दिए। और ये पाया गया कि हमारे ब्रेन में तो लोचा हो गया है, गड़बड़ हो गई है। ब्रेन इज डैमेज। क्या पाया गया? कि ब्रेन में हो गई है गड़बड़। क्लियरली एमआरआई और पैट देख के उसे पता चलने लगा कि ये बंदा तो ठीक नहीं हो पाएगा, इस बंदे का तो ब्रेन गया। एंड ये उसके प्रिडिक्शन जो है वो ऑलमोस्ट, तो कह सकते हैं 90% करेक्ट प्रूव होने लगे। क्या होने लगे? करेक्ट। उसने कहा यार अगर एमआरआई और पैट से 90% प्रिडिक्शन हो सकता है, इसका मतलब ये मॉरल फेलिंग तो हो नहीं सकती। क्योंकि भाई अगर मॉरल फेलिंग होती तो ब्रेन इनका और लोगों का सबका एक सा होता। भाई मैं ये देखती कि कौन से का माहौल खराब है, करेक्टर खराब है, कौन बंदा क्रिमिनल है। ब्रेन में कोई कमी थोड़ी होती। ब्रेन में कमी है तो इसका मतलब तो ये बेचारे सब हैं तो नॉर्मल लोग ही, मगर ये एडिक्शन में क्यों फंस गए? बिकॉज इनके ब्रेन में लोचा है। क्या है? ब्रेन इज डिफेक्टिव। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो मामला जो है ना, ये कोई मॉरल फेलियर का नहीं है, ये तो ब्रेन इज, ये तो ब्रेन की बीमारी है। तो बॉस शायद आज नहीं तो 20 साल बाद तो क्लियर टेस्ट आ जाएंगे कि ब्रेन के ये टेस्ट करो, पता चल जाएगा कि भाई ये एडिक्शन जो है इसको डिजीज की तरह से या ये जानबूझ के नाटक कर रहा है। आप लोग बात समझ रहे हो? नाउ दैट मीन्स this feeling that I can control myself is a foolish. Ideally, we need a uttermost sincere treatment than anything else. हमें क्या जरूरत है? एक प्रॉपर इलाज की,
वह मुकाबले बार बार एक्सक्यूज लेना। अब ये पूरा चैप्टर एज वेल एज ये पूरी बुकलेट इज मेड आउट ऑफ दैट रिसर्च। क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया, क्लियरली ब्रेन के एरियाज डिफाइंड है, एंड दिस कैन गिव यू आंसर व्हाई यू शुड बी ट्रीटेड लाइक ए अनवेल पर्सन देन ए moral failure. And in ideal circumstances, शायद डिस्चार्ज से पहले तुम्हारे वो सारे टेस्ट होने चाहिए जिससे हम पता लगा सकें कि तुम्हारा ब्रेन अभी हील हुआ या नहीं। So which is going to be the future? So future is not going to be the number of days. It is going to be all the investigation. इलाज किस चीज पे बेस्ड होगा? प्रॉपर टेस्ट पे, प्रॉपर रिजल्ट पे, प्रॉपर। तो इमेजिन जैसे आज फ्रैक्चर का एक्सरे बेस्ड इलाज होता है, कल को एडिक्शन का भी उसी तरह का इलाज होएगा। Now I think time has come. You should have a strong feeling that it's not that you are intentionally behaving like this, but this disease has created a hell in your life, and that's why you are like. एंड अगर आपको अपना आप को ठीक कराना है तो जब तक ब्रेन ठीक से हील नहीं होएगा, बात नहीं होगी। आप यहाँ नंबर ऑफ डेज गुजारने नहीं आए हो, आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर हीलिंग के लिए, प्रॉपर डायरेक्शन के लिए आए। और अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? यू माइट सर्वाइव, यू माइट नॉट सर्वाइव। आप हो सकता है ठीक हो जाओ और हो सकता है ना ठीक हो जाओ, फिर से गिर जाओ। एंड हम में से अधिकतर लोग इसी साइकिल में उलझे हुए हैं। तो इफ यू वांट, यू शुड ओवरकम दैट साइकिल, देन ओनली वे इज अ प्रॉपर। आप लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? अगर छोटा सा भी गड़बड़ होने से ये पूरा साइकिल रिपीट होगा और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, रिकवरी के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। नाउ रिलैप्स रेट बहुत हाई है, तो कंसिडरिंग दैट हमें इस इलाज को बहुत सिंसियरली करने की जरूरत है। एंड दूसरी बात ये कि क्लियरली डॉक्टर नोरा करके साइकियाट्रिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, जिन्होंने हमें पूरी रेस्पेक्ट दिलाने की कोशिश की है कि भाई ये तो ब्रेन की एक बीमारी है और इसको एक प्रॉपर इलाज की जरूरत है। अभी ये टेस्ट ब्रेन के बहुत क्लियरली पता नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर ये टेस्ट होंगे तो आप लोगों का नंबर ऑफ डेज नहीं सिग्निफिकेंट होगा, बल्कि वेदर यू हैव रिकवर्ड और नॉट, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट